हैं जो कि हमें किसी कंपाउंड के ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में जानकारी देती है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एक लाइट सोर्स यूज करते हैं और वो लाइट सोर्स क्या है, पूरे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, पर हम कुछ ऐसा यहाँ पे सेट कर देते हैं जो उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसे मैकेनिज्म है कि जिससे ये वाइब्रेशन क्या होगा, ये जब पास होगा तो वो सिंगल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को ही पास होने की इजाजत देगा। अब जब ये पास होगा तो आगे क्या होगा कि अब वो हमारी ये जो सिंगल वाइब्रेशन अभी हमें मिल गई, वो कैसे मिल गई, हमने यहाँ पे कोई इस तरह का प्रिज्म लगाया है। एक्चुअली मिनिकोल प्रिज्म हम लोग पोलैरीमीटर में यूज करते हैं। वो क्या हुआ, ये पास होगी और यहाँ पे मान लीजिए आपने सिंपल वाटर सैंपल फिल आउट किया है और ये वाइब्रेशन जब पास ऑन होगी तो क्या होगी, ये स्ट्रेट ही वाइब्रेट करेगी, क्योंकि वाटर क्या हो गया, एक तरह से ब्लैंक की तरह वो बिहेव कर रहा है और किसी भी तरीके का वो रोटेशन इस वाइब्रेशन में कॉज नहीं कर रहा होगा। इसलिए क्या हो रहा है, ये वाइब्रेशन जो है वो सीधे ही जा रही है, ये लाइट सीधे वाइब्रेट हो रही है, राइट। और उसके बाद आप इसको डिटेक्ट करेंगे, आप पोलैरीमीटर पे जैसे आप माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, थोड़ा शिफ्ट करते हैं ना कि विजन जो है हमें बहुत क्लियरली ऑब्जर्व होने लगे। तो यहाँ पे ये जो लाइट है वो क्या होगी, जो सैंपल होगा वो क्योंकि कुछ भी रोटेट नहीं हो रहा है, आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे या उस वाइब्रेशन को थोड़ा ऑब्जर्व कर पाएंगे, राइट। वो सैंपल आपको दिख पाएगा। बट अब अगर हम सेम यही एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, पानी की जगह अगर हमने कोई कंपाउंड रख दिया है, पानी की जगह हमने कोई ऐसा कंपाउंड कर दिया है कि अब ये जो वाइब्रेशन है वो शायद थोड़ी सी क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। जब वो रोटेट होगी और अब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप इसको रोटेट करेंगे। कितना रोटेट करेंगे, उतना रोटेट करना पड़ेगा जितना कि ये वाइब्रेशन रोटेट हो गई है। क्यों रोटेट हो गई है, ये जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो ये लाइट आ रही है वो क्यों रोटेट हो गई है, आपने कुछ ऐसा कॉम्पोनेंट यूज किया है या कंपाउंड यूज किया है जिसने उसको रोटेट कर दिया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पोलैरीमीटर को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, फिर आपको क्लैरिटी ऑब्जर्व होगी, तब आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये जो सैंपल्स होते हैं, ये जो हम लोग कंपाउंड यूज कर रहे हैं, तो ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं जो हम इसमें डालते हैं वो एफिशिएंटली उस लाइट को रोटेट कर सकते हैं। जो रोटेट कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये कंपाउंड, सपोज ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब आप क्या समझे कि आपने प्लेन पोलराइज्ड ली और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम पास कराते हैं किसी सैंपल से, कोई भी आप सैंपल की एनालिसिस कर रहे हैं और वो सैंपल आप देख रहे हैं कि उसने लाइट को रोटेट कर दिया, आपको पता कैसे चल रहा है, क्योंकि जब आप सीधे देखेंगे तो आपको क्लियरली पहले दिखेगा नहीं, आपको थोड़ा सा मूवमेंट, जैसे आप कैमरा लेते हैं तो क्लैरिटी को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करते हैं और फिर आपको पिक्चर बहुत क्लियर होती है। तो यहाँ पे भी वही फंडा है, ठीक है। ये हमारा पोलैरीमीटर होता है, यहाँ पे ये आप ऑब्जर्व करें और वो सारा सिस्टम जो अभी ये देखिए सोर्स ऑफ लाइट है, राइट, ये पूरा ये हमारा वाइब्रेशन वाइब्रेट हो रही है। ये देखिए निकोल प्रिज्म है, ये फाइन कट्स है जिसके थ्रू हम वो अचीव कर पा रहे हो। ये लाइट जो है देखिए सैंपल के थ्रू शायद पास हो रही होगी, देखिए थोड़ा सा टिल्ट होने लगी। अब उसके बाद टिल्ट होने लगी तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये थोड़ा सा रोटेट करना पड़ा। कितना रोटेट करना पड़ा, जितना कि ये वाइब्रेशन रोटेट हुई है, राइट। अब आप इसको देख पाएंगे, राइट, ओके। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, हम इसको पोलैरीमीटर में ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमारी लाइट जो है अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो हमें क्या या तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है और या तो फिर वो क्या रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉसिबल होगा। तो चाहे क्लॉकवाइज रोटेशन हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, जिसने प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है।
ओके अब देखिए जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था, जब वो स्ट्रेट लाइन में हमें दिख रहा है, तो वहां पे जो डिग्री ऑफ रोटेशन है जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो वहां पे तो रोटेशन हो नहीं रहा है, वो प्लेन पोलराइज लाइट है सॉरी ठीक, तो वहां पे क्या होगा 0 डिग्री रोटेशन, रोटेशन है ही नहीं। ठीक, तो हम वो अल्फा को कैसे डिनोट कर रहे हैं, 0 डिग्री से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, और अगर रोटेशन हो ही नहीं रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आप सैंपल कुछ ऐसा ले रहे हैं जिसमें प्लेन ऑफ पोलराइजेशन लाइट रोटेट ही नहीं हुई, आपने जब डिटेक्टर से देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां पे कोई रोटेशन आपको मूव ही नहीं करना पड़ रहा, राइट। तो क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है क्योंकि लाइट रोटेट नहीं कर पाया वो सैंपल आपका। ठीक, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो हमेशा क्या याद रखना है, अल्फा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, अल्फा जो है वो प्लस होगा कब, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और तब हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और जैसा भी हमने पहले भी बोला था, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी है तो क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव ही कहलाएगा क्योंकि उसने रोटेशन तो कॉज किया है, और उसका डिग्री हम क्या देंगे, माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास दो टर्म आ गए, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। मीन्स अब हम ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन करता है उसको हम प्लस में डिनोट करते हैं, और उसको कैसे करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो ये बहुत बहुत ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, तो अब हम आपसे ये पूछते हैं, चलिए यहीं पर एक हम लोग क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने आपको दिया है कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। ठीक, और मैंने बोला कि ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, ओके चलिए, कुछ अभी भी सब लोगों ने तो रिप्लाई नहीं किया, बट देखिए अब आप लोग पता है दे रोटेट, ज्यादातर लोगों ने क्या आंसर दिया है, वो रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को। पर हम लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब आप लोगों का क्या है, एनालिसिस शुरू हो गई है ना। रोटेट कर रहा है कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, ये तो बात खत्म हो गई। अब ये क्वेश्चन आगे बढ़ चुका है, हमने कहा ए और बी जो है एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं। इसका मतलब आपको क्या लिखना चाहिए कि एक्चुअली में ये हो सकता है कि जो एक कंपाउंड है वो प्लस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा और ये नेगेटिव में। आपकी इच्छा थी, आप नेगेटिव इसको भी लिख सकते हैं, प्लस इसको भी लिख सकते हैं। पहला तो आप ये कहेंगे, क्यों, क्योंकि हमने कहा एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब आपको इन दोनों को साथ में लेकर सोचना है, ठीक है। तो अगर ये प्लस हो रहा है और हमने क्वेश्चन में दिया है कि दे आर ऑप्टिकल आइसोमर, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि जो बी है वो नेगेटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो इनकी अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। आप कुछ भी लिख लीजिए यहां, चलो 10 ले लेते हैं। तो अगर ये +10 है तो ये कितना होगा, -10 होगा, ठीक है। और दोनों ही क्या है, यस, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये छोटी बात हो गई आप लोग के लिए, तो हम लोग को आ गया समझ में, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी चीजें लग रहे हैं हाँ, बट अब हमको उसमें एनालिसिस करनी, अब शुरू कर देनी है। हर छोटे से छोटे क्वेश्चन को हम 2 कदम आगे हम उसमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, पहली बात ये हमें पता चली, दूसरी बात आपको ये बतानी है, तीसरी बात ये बतानी है, चौथी बात आप क्या बताएंगे, हम इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे और एक को एल को। अब मेरा जो चीज थी आपको बताने की वो समझ में आया, तो हम लोग ने 2 कंपोनेंट सीख लिए, दैट्स वेरी गुड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमेशा याद रखना है, लिवो रोटेटरी, ये दोनों ही टर्म किस वे में हम लोग यूटिलाइज करते हैं,
ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बारे में बताते हैं। स्टीरियो आइसोमर किसकी हम बात कर रहे हैं? स्पेसिफिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो डी और एल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, विच इज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, ये हमारे समझ में आ गया आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमर। तो हम लोगों ने जो बात की थी उसी को हम लोग ऐसे भी समझ लेते हैं। अब देखिए, अब प्लीज यस और नो में आप फास्ट जवाब दे सकते हैं बच्चों कि ये बताइए, यहाँ पे एक ये कंपोनेंट आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो एक ये आपको दिख रहा है और एक इस साइड दिख रहा है, दोनों सेम है। हम लोग मिरर इमेज पे अभी बस आने वाले हैं। ठीक, और आप लोग ने अच्छा बताया कि चलिए ओके डिफरेंट हैं, मिरर इमेज लग रहे हैं। ओके, पर वैसे देखा जाए तो हाँ, सारे एटम्स एक जैसे लग रहे हैं, ऑलमोस्ट ये मिरर इमेज तो लग रहे हैं। पर अभी हम लोग मिरर इमेज की बात थोड़ी देर बात करेंगे। हम लोग जो अभी हम लोगों ने सीखा है बस उसी को देख रहे हैं। अब आप देखिए, जो हम कंपाउंड ए और बी की बात कर रहे थे, अब आपके सामने वो कंपाउंड हमने दे दिए। ये कौन सा है? ये ए है, ये बी है। अब आपको ये दिख रहा है। ठीक, और मैंने आपको बता भी दिया कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीवो रोटेटरी है। ठीक, पहला स्टेटमेंट हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ये? फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, अब ये किसमें? ये तो हम लोग, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये लीवो रोटेटरी। फटाफट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। यस, रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ पे? राइट में रोटेट कर रहा है। प्लस और डी से हमें डिनोट करना है, जरूरी नहीं डी दिया हो, हमेशा हो सकता है कभी कभी प्लस ही दे दिए। ठीक है, और अगर यहाँ अल्फा प्लस 20 है तो उसी तरह क्या लिवो रोटेटरी का भी हम लोग बना सकते हैं। यस, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, रोटेट करेगा लाइट को कहाँ? लेफ्ट की दिशा में, माइनस और एल से, और क्या होगा? अल्फा इसका -20 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम देखते हैं दो टर्म और आते हैं, कायरल और ए कायरल। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो कायरल कंपोनेंट होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो हमारी एक और बात जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी? जो डी और एल फॉर्म होते हैं, फॉर्म बोले तो डी एंड एल, हम लोग स्मॉल डी और एल की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो डी और एल में अब आप देख रहे हैं कि इस कार्बन से 4 अलग अलग लोग अटैच्ड हैं। ठीक है, CH3OH है ना, सारे जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं? सारे वो अलग अलग अटैच्ड हैं। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? कायरल मॉलिक्यूल या कायरल कंपाउंड। ठीक, तो जो भी कायरल कंपाउंड होते हैं, जो टेट्राहेड्रल कार्बन हमें यहाँ दिख रहा है, ये 4 लोगों को, अलग अलग लोगों को जोड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? कायरल मॉलिक्यूल, और वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो कायरल मॉलिक्यूल हमें क्या याद रखना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो एक और वर्ड क्या जुड़ गया? अगर हम बोलते हैं कि ये जो है डी है, तो अब आप क्या बोलेंगे? अच्छा, रोटेट कर रहा है राइट को, प्लस साइन है, रोटेशन डिग्री कुछ अल्फा प्लस में ही आएगी, और ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। सो ऐसे भी हम समझ सकते हैं, अगर ये 3D स्पेस में ऐसे दिया हुआ है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम देख रहे हैं, हमें सिमेट्री दिख रही है। देखिए, इसको हमने अगर ऐसे आधा काटा तो हमें देखिए पिंक के ऊपर पिंक ओवरलैप करेगा, बिल्कुल आधा आधा ये होगा, तो हमें सिमेट्रिक ये ए कायरल मॉलिक्यूल होगा। और अगर ए कायरल मॉलिक्यूल होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? फास्ट, ए कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? ए कायरल मॉलिक्यूल होगा तो वो इनएक्टिव होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। यहाँ पे क्या होगा? कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं दिख रही है, हम 3D स्पेस में हमने एक मॉलिक्यूल को लिखा है, या एसिमेट्री है, यहाँ कायरल मॉलिक्यूल ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। ये जो ब्लैक है ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, और चारों से क्या है? अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव में भी हमें 2 स्टीरियो आइसोमर्स मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग इस जो ग्राफ को आगे बढ़ाते चल रहे थे, अब हम लोग फिर से और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं?
कि डेक्स्ट्रो-रोटेटरी होंगे तो वो क्या है, एसिमेट्री और कायरल मॉलिक्यूल। तो लीवो-रोटेटरी क्या अलग होंगे? नो, वेरी गुड। तो क्या होगा? नहीं, वो भी एसिमेट्रिक और कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि लीवो रोटेटरी भी तो क्या होता है? हाँ, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। चीज है जो हमें थोड़ा सा थोड़ी हल्की फुल्की जानकारी ले लें, ठीक है जी। हम लोग प्रोजेक्शंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने कल क्लास स्टार्ट की थी तो हम लोग ये देख रहे थे कि भाई हमें अमाइनो एसिड को रखना कैसे है, किस तरीके से रखना है। यहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है, ठीक, पर हमें प्रोजेक्शन को समझना होगा कि हम प्रोजेक्शंस कैसे दिखाते हैं। तो प्रोजेक्शंस दिखाने के लिए आप लोगों ने ज़रूर ये पढ़ा होगा कि हम लोग जब आउट ऑफ द प्लेन, जब प्लेन से बाहर हमें रिप्रेजेंट करना होता है, एटम प्लेन से बाहर आ रहा है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये प्लेन से बाहर जा रहा है। तो ये जो प्लेन से बाहर जा रहा है, ये जो प्लेन से बाहर जा रहा है वो क्या है? ये OH हो गया, ठीक है। और जो प्लेन से अंदर आ रहा है वो क्या है? वो डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वेज जो लाइन है, इसको वेज लाइन कहते हैं। ये आउट ऑफ द प्लेन रिप्रेजेंट करता है और ये जो डैश लाइन है वो इनसाइड द प्लेन रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें कभी किसी टेट्राहेड्रल कार्बन एटम के ऊपर अटैच्ड हुए 4 ग्रुप्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना हो तो हम वेज डैश लाइन से प्रोजेक्शंस को दिखाते हैं, ठीक। पर हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इजीली ड्रॉ करने के लिए फिर क्या आ गया? फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है? ये जो स्ट्रेट लाइन आती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो है, वो हमें क्या रिप्रेजेंट कराती है कि कोई भी चीज आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, वेज को, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो प्लेन ऑफ पेज वैसे तो रिप्रेजेंट करती है, पर अगर आप वैसे देखना चाहे तो इनसाइड द प्लेन, राइट। तो यानी जो वर्टिकल है वो डैश को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेज को। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा, बस सिर्फ थोड़ा सा चीज को समझने के लिए हम लोग ये चीज समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इस पे क्वेश्चन आते हैं, बट आपकी क्लियरिटी थोड़ी सी क्लियर। बाकी अभी तक जो डिस्कस किया वो पूरा आपका क्वेश्चन से भी रिलेटेड था, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई। तो फिशर प्रोजेक्शन और वेज डैश प्रोजेक्शन हम लोगों ने समझा। जैसे अब यहाँ पे है, हमने इसको ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हमारा बस समझाने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग जो भी अभी अमाइनो एसिड को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो एवरी टाइम यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस, क्योंकि वहाँ पे भी टेट्राहेड्रल कार्बन एटम होता है और आपको पता है कि अल्फा कार्बन जो हम लोग जानते हैं और उससे 4 ग्रुप्स अलग अलग अटैच्ड हुए होते हैं, तो हम उसको इस फिशर प्रोजेक्शंस में दिखाते हैं, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान में, वो बीच में बस हम प्रोजेक्शंस को थोड़ा सा लाना चाहते थे। फिर कमिंग बैक टू हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो स्टीरियो आइसोमर्स 2 तरह के हो सकते हैं, एनांशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स। तो जो एनांशियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मिरर इमेजेस। इसको समझने के लिए पहले तो हमें क्या देखना होगा, सभी को पता है, बट जल्दी से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं अपने दिमाग में सारी ही चीज़ों को। तो हम थोड़ा सा तेज जाएंगे क्योंकि ये चीज़ बहुत क्लियर होती है सभी को। तो मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबल इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, जस्ट यू हैव टू रिकॉल दी एवरीथिंग, ठीक। तो मिरर इमेज क्या होता है? जैसे कि ये 2 हाथ है, अगर ये एक हाथ जो है वो क्या है, दूसरे हाथ का ये इस तरीके से मिरर इमेज यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे एक बॉटल है और यहाँ पे एक एटम पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो अगर हम देखें कि कौन सुपर इम्पोज करेगा कौन नहीं, ये सभी मिरर इमेज है। आप देख भी सकते हैं, मिरर इमेज बनाने के लिए बहुत सरल तरीका जो बताया जाता है, जो मिरर के चीज पास है वो उसके भी पास ही रहेगी और जो दूर है वो दूर रहेगी, सिंपल, राइट। तो अगर हम देखें सुपर इम्पोजेबल इमेज, तो हम जानते हैं बॉटल के ऊपर बॉटल जो है सुपर इम्पोज कर जाएगी, तो ये जो है ये सुपर इम्पोजेबल इमेजेस है, पता नहीं, कैन बी सुपर इम्पोज्ड, यस, ठीक, दिस कैन बी सुपर इम्पोज्ड, ओके। बट अगर हम इसको देखें
यहाँ पे एक हाथ जो अपने मिरर इमेज पे रखने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। ठीक है, देख तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज में आ गया। ये भी क्या हुआ कि इस केस में भी हम देखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। तो ये थोड़े से टर्म्स थे। और यहाँ पे अब हम अपने का मॉलिक्यूलर फॉर्मेट पे आ जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे इस तरीके का वेज डैश प्रोजेक्शन दिया हुआ है। अगर हम लोग देखें सपोज दिस इज लैक्टिक एसिड प्लस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सभी को पता होगा, हम अभी नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो प्लस का मतलब हो गया ये ऑप्टिकली एक्टिव का कंपाउंड है, दिख भी रहा है। ओके, दिस इज कायरल, 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है भाई, ये कायरल हो गया। इसमें एसिमेट्री भी आ गई। ओके, इसने किसी की एनालिसिस की होगी, उसने यहाँ प्लस साइन डिनोट किया है, तो ये एक ऑप्टिकल आइसोमर होने के साथ साथ हमें पता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ पे करेगा? लाइट से लेफ्ट की तरफ टिल्ट करेगा, मूव करेगा। ठीक है, और अगर हम मिरर इमेजेस का बनाएं तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा। तो अब आप बता सकते हैं, हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो ये अगर हमने ये आपको बता दिया कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, अब आपको दिख भी रहा है कि बनने वाला इमेज जो है टेट्राहेड्रल कार्बन फॉर्मेट पे जब बनेगा एसिमेट्री को ही मेंटेन करेगा और हमें क्या मिल जाएगा? इसका माइनस फॉर्म, यानी कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। वाई? बिकॉज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड दे आर ऑल्सो व्हाट? दे आर एनांशियोमर्स टू ईच अदर। चलिए, ठीक है, तो दीज आर वाई? दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। तो हम लोगों ने एनांशियोमर्स का क्या आप डेफिनेशन यहीं से बनाइए जल्दी से। एनांशियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, जो पास है वो पास रहेगा मिरर के, जो दूर है वो दूर है। ठीक, ये और हमें अगर हम इस कंपाउंड को यहाँ पे सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करें तो ये ठीक उसके ऊपर सटीक नहीं आएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होगी। तो दो कंपाउंड हैं अगर, और वो एक दूसरे के मिरर इमेज है और कायरल सेंटर भी आपको दिख रहा है उसमें, तो वो और नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? एनांशियोमर्स। ठीक, सो दो ऐसे कंपोनेंट, ऐसे दो कंपाउंड जो एक्चुअली में क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव and they are mirror image to each other. They have chiral center and they are non superimposable to each other. They are termed as enantiomers. So definition भी अभी लिखी हुई है। Enantiomers are mirror images of chiral molecule and are not superimposable on each other. जो important terms हैं जो ध्यान में रखने चाहिए वो वैसे ही रेड में आपको दिख रहे होंगे। ठीक, तो क्या हम इनको, ये दो जो हम लोगों ने चार्ट देखी उसको और आगे बढ़ा दीजिए। क्या है? क्या ये एनांशियोमर्स हो सकते हैं? यस, दे कैन बी एनांशियोमर्स टू। जो दो कंपाउंड हम लोग लेके चले थे, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि एकदम स्टेप वाइज चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, और आप लोग इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? ये कायरल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक दो वर्ड और ऐड हो गया कि एनांशियोमर्स के पास क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए और कायरल सेंटर। इज दैट ओके? और एसिमेट्री, वेरी गुड। अब तो आप लोग स्टेप वाइज पढ़ चुके हैं। अब देखिए, एक भी चीज अब आप लोग स्किप आउट नहीं करेंगे। ठीक है, ये अगर हो सकता है स्लाइड में स्किप आउट हो, पर अगर ध्यान से सुना है और समझ में आ गया तो आप खुद अब चीज को पकड़ लेंगे, राइट? चलिए, तो डायस्टीरियोमर्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए डेफिनेशन देख लीजिए। डायस्टीरियोमर्स आर नॉन मिरर इमेजेस एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। तो ऐसा क्या है? यस,
तो हम लोग को इसमें कैसे देखना होगा, अगर हम इसको देखें CHO ठीक है, ये तो मिरर बन सकता है। OH ये पास में है, ये पास में है, तो हो गया मिरर इमेज। नहीं, पर हमें पूरे मॉलिक्यूल को ध्यान में देखें तो यहाँ OH है तो यहाँ पे क्या हो गया, H आ गया, जबकि यहाँ मिरर इमेज के लिए यहाँ OH होना जरूरी था। तो ऊपर तो एनांशियोमर्स, तो दो स्टीरियो आइसोमर्स, लेट मी ड्रॉ द थिंग। एनांशियोमर क्या होता है, मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, राइट। कायरल भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। नॉन मिरर इमेजेस होते हैं डायस्टीरियोमर और नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होते हैं। आइसोमर्स को कैलकुलेट करने का तरीका भी होता है 2 to the power n। हम लोग जब इसको अलग से थोड़ा सा तो एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक। तो अभी के लिए थोड़ा हम लोग इसको स्किप कर, पर फॉर्मूला याद रखिएगा कि n क्या हो गया, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अगर किसी डायग्राम में, किसी कंपाउंड में या कंपोनेंट में आपको कायरल सेंटर आपको दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 उसके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो 2 हो सकता है प्लस फॉर्म में हो और 2 हो सकता है माइनस फॉर्म में। तो चलिए थोड़ा सा, अगर आप लोग फास्ट जवाब दे सकते हैं, आई डोंट नो वेदर देयर इज अ लैग और नॉट, तो थोड़ा फास्ट जवाब दीजिए, ये क्या है। ओके, चलिए आप लोग बहुत जल्दी जवाब दे रहे हैं, तो बस ऐसे ही देते जाइए, ठीक है। मैं स्लाइड करती हूँ, आप लोग अपना आंसर भी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये मिरर इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, आप लोगों ने चेक किया होगा और आपने डिसाइड किया दिस इज एनांशियोमर्स। ओके, सो दिस वन, गो विद दिस वन। ठीक है, नाउ चेक दिस वन, मिरर इमेज है, ओके, मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है एनांशियोमर, ये भी है। ओके, दिस वन, मिरर इमेज ऊपर वाला तो है, नीचे वाला नहीं है, तो नॉन मिरर इमेज हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हो गए, और ये हो गया आपका डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। उसी तरीके से ये है आपका, ये नीचे वाला आपका है बट ऊपर वाले में प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस इज नॉन मिरर इमेजेस। अब आप लोग तुरंत कर पा रहे होंगे, आई होप सो, तो आई एम नॉट आस्किंग दैट, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज एंड डायस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक। अब हम लोग वापस आ गए अपने अमाइनो एसिड पे, हम लोगों का एक जो फाउंडेशन है वो तैयार हो चुका है, बट एक अभी बाकी होगा है, आप लोग को शायद दिमाग में हो, कैपिटल D एंड कैपिटल L।